नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली है। सीएम योगी के बाद विपक्ष के नेता के तौर पर अखिलेश यादव ने भी विधायक पद की शपथ ली। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहरी सीट से हाल ही में राज्य विधानसभा चुनाव जीता है, जबकि अखिलेश यादव करहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। तो वहीं प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने सदन में सदस्यों को शपथ दिलाई। सीएम योगी और अखिलेश यादव के अलावा नितिन अग्रवाल, राकेश चांद, अनिल राजभर, संदीप सिंह समेत सभी विधायकों ने शपथ ली है। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने तमाम लोगों को शपथ दिलाई है। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर जोरदार वार पलटवार किया था। दोनों नेताओं ने तमाम विश्लेषण एक दूसरे के लिए प्रयोग किए थे, लेकिन आज विधानसभा में लोकतंत्र की खूबसूरती का नजारा दिखा। दोनों नेता एक दूसरे से मिले, हाथ मिलाया और मुस्कुराए। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के कंधे पर हाथ रखकर उनकी पीठ भी थपथपाई। योगी जब विधायक पद की शपथ लेने के लिए आगे बढ़े तो अखिलेश यादव अपनी सीट से उठकर उनका अभिवादन करने के लिए उठे थे। तो वहीं सीएम से हाथ मिलाया और कुछ कहते हुए भी दिखे। सीएम योगी जब अखिलेश से हाथ मिला रहे थे तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उन्हें कुछ कहा भी, जिस पर योगी हंसने लगे। योगी के आगे बढ़ने के बाद अखिलेश सुरक्षा अधिकारी को कुछ बताते हुए भी नजर आए। तो वहीं अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केवल बेंच बदल गई है। मैं पहले पक्ष में बैठता था, अब विपक्ष में बैठूंगा। मैं अभी पक्ष में मैं विधानसभा में रहा हूं, केवल बेंच बदल गई है। केवल बेंच बदल गई है। मैं अभी पक्ष में बैठता था, विपक्ष में बैठूंगा। सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए विपक्ष काम करेगा और जो विपक्ष की भूमिका है, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होगी। तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर कहते नजर आए कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका देने की कोशिश वो जरूर करेंगे। अखिलेश यादव ने सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथ ही नहीं मिलाया, बल्कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी हाथ मिलाया। शपथ लेने के लिए जब अखिलेश यादव जाने लगे तो उन्होंने सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य से हाथ मिलाया। तो वहीं सीएम योगी से भी अखिलेश यादव ने हंसते हुए हाथ मिलाया। आपको हम एक साथ 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप लखनऊ के विधानसभा में लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें देख सकते हैं। योगी अखिलेश ने शपथ ली है। पहली तस्वीर में आप देख पाएंगे। दूसरी तस्वीर, योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर, केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती, साथ में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, उस बात को भी दिखाता है। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये तीनों तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बीएएमएस छात्रों के साथ वर्चुअल संवाद किया है। सीएम योगी ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने कहा कि बदलते समय में आयुर्वेद को नई पहचान मिल रही है। आज इसके महत्व को पूरी दुनिया समझ रही है। उन्होंने छात्रों के संबोधन में कहा कि आयुष भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। अगर कोरोना काल की ही बात की जाए तो इस 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य में मार्च 2020 से मार्च 2022 तक प्रदेश ने 23,000 लोगों को खोया। जिन्होंने अपनों को खोया, उनके प्रति हमारी संवेदना है। मुझे प्रसन्नता है कि हमें इस फील्ड में जितनी संभावनाएं हैं, उस फील्ड में अपने भविष्य को और बेहतर बनाने का अवसर आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरी महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के आयुर्वेद से जुड़े हुए जितने भी वहां पर फैकल्टी मेंबर्स हैं, इन सबसे मैं कहूंगा कि इस बात को ध्यान में रखें कि प्रत्येक कार्य में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में भी आप अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ करेंगे। खासतौर पर इस बात को लेकर के जो मैंने कहा, रिसर्च पर अधिक से अधिक ध्यान देना।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास सीट से विधायक आराधना मिश्रा उर्फ मोना को एक बार फिर से कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया। जनता से खास बातचीत करते हुए विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा, जो पहले की तरह प्रदेश की जनता की समस्याओं को विधानसभा में वो उठाती रही हैं, वो काम वो अब भी करती रहेंगी। इस बार थोड़ा संख्या बल की कमी है, लेकिन फिर भी पूरी ताकत के साथ आवाज उठाऊंगी। हमारे साथ में है। आज आपने विधायक पद की शपथ भी ली है और नेता प्रतिपक्ष भी की, आपकी जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है, किस तरीके से? मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय सोनिया जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, राहुल जी का, जिन्होंने मुझे पुनः एक बार ये फिर जिम्मेदारी दी है। और मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ कि पार्टी के जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे उत्तर प्रदेश के, उनको पूरी ताकत से मैं उत्तर प्रदेश के सदन में उठाऊंगी। पिछली सरकार में जो वादे थे नहीं पूरे हो पाए, इस बार भी आपकी कहीं न कहीं जिम्मेदारी उन मुद्दों को उठाना, किस तरीके से उठाएंगी, पार्टी का किस तरीके से पक्ष रखेंगे? देखिए, हमेशा एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ने पिछले पंचवर्षीय में भी निभाई। हमने सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष किया और इस बार भी जो मुद्दे हैं उनको हम कांग्रेस पार्टी की आवाज बनकर सदन में भी उठाएंगे और सड़क पर भी संघर्ष करेंगे। संख्या बल की कुछ कमी इस बार थोड़ा सा और पिछली बार से भी देखने को मिली है, किस तरीके से उसको? संख्या बल जरूर कम है और ये एक लोकतंत्र है भारत देश। हम जो जनादेश है उसका सम्मान करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि कांग्रेस की आवाज कल भी बुलंद थी और आज भी बुलंद है। शुक्रिया। तो ये आराधना मोना मिश्रा थी, नेता विधानमंडल दल कांग्रेस हैं, जिनका कहना है कि विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दे को विपक्षी तरीके से उठाती रहूंगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो आराधना मिश्रा मोना को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही हैं। हालांकि संख्या बल इस बार थोड़ा सा कम है, उस बात का जिक्र उन्होंने किया और साथ में केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद भी प्रेषित करती नजर आई कि उनकी तरफ से जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, एक बार फिर से विश्वास जताया गया है, उसको वो पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा से विधायक राजपाल बालियान को रालोद का विधानमंडल दल का और सिवाल खास सीट से विधायक गुलाम मोहम्मद को उपनेता बनाया गया है। बागपत के छपरौली से विधायक अजय कुमार को मुख्य सचेतक और शामली के थाना भवन से विधायक अशरफ अली को मुख्य उप सचेतक बनाया गया है। आपको बता दें कि राज्यपाल बालियान तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, तो वहीं गुलाम मोहम्मद दूसरी बार विधायक बने हैं। राष्ट्रीय लोकदल के 8 विधायकों में वरिष्ठता के चलते राज्यपाल बालियान को विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। सादाबाद से पहली बार विधायक बने प्रदीप चौधरी को कोषाध्यक्ष चुना गया है, तो वहीं आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने प्रमुख सचिव यूपी शासन को पत्र लिखकर इस बात की सूचना भी दे दी है और उस सूचना की कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी में विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन हुआ। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सतीश महाना ने नामांकन किया। हालांकि सपा की ओर से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। दरअसल बीजेपी को यूपी चुनाव नतीजों में बहुमत मिला है, ऐसे में सतीश महाना का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, जनसत्ता दल के राजा भैया, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना और बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने सतीश महाना का समर्थन किया है। तो वहीं अखिलेश यादव नामांकन करने के लिए विधानसभा में नहीं पहुंचे। सम्मति से आदरणीय महाना जी का नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकित हुआ है। आपने भी समर्थन किया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी दलों ने किया है। और ये 1991 से लगभग यही परंपरा देख रहे होंगे। जी बिल्कुल, उसके भी पहले से है। चुनाव नहीं हुआ है। नहीं, चुनाव होना भी नहीं चाहिए। अध्यक्ष तो सर्वसम्मत से होना चाहिए। सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की आज राजधानी लखनऊ के एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क के रास्ते लखनऊ लाया गया, जिसके बाद एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई है। मामले में जिरह के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 8 अप्रैल सुनिश्चित की है। आपको बता दें कि मुख्तार पर लखनऊ के जीएमओ इलाके में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शत्रु संपत्ति हत्या कर उस पर अवैध निर्माण कराने का आरोप है।
इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी के साथ ही उनके बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी पर भी केस किया गया था। मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी के बाद फिर से बांदा उनको ले जाया गया है। मुख्तार की सुरक्षा में भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। कोर्ट पर पेशी के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। अब बात कुशीनगर की करेंगे, जहां पर रक्त चरित्र देखने को मिला है। जी हां, कुशीनगर जिले के रामकुला थाने के कटघरही गांव में मुस्लिम युवक को बीजेपी प्रचार करने और सरकार बनने पर मिठाई बांटने के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। मुस्लिम युवक को उसके पटीदारों ने जमकर पीटा, जिसके बाद युवक को जिला अस्पताल और फिर लखनऊ रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत तक हो गई। घटना बीते 20 मार्च की बताई जा रही है। मृतक का शव आज गांव में पहुंचा तो लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने शव का अंतिम संस्कार करने तक से मना कर दिया। बाबर के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि पड़ोस में रहने वाले पटीदार इस बात से नाराज चल रहे थे कि बाबर भाजपा का प्रचार कर रहा है। कई बार बाबर को भाजपा का प्रचार करने से रोका गया, बात नहीं माना तो बाबर को पीटा, अधमरा कर दिया और फिर छत से नीचे फेंक दिया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जेल भेज दिया है। साथ ही प्रशासन ने प्रभारी निरीक्षक रामकुला दुर्गेश सिंह को भी लाइन हाजिर किया। पुलिस पर आरोप है कि बाबर की पिटाई के बाद दी गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहां तक कि करीबन 1 हफ्ते तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। दिनांक 21/3/2022 को थाना रामकुला के अंतर्गत अभियोग संख्या 63/22 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़ित बाबर अली को गंभीर चोटें आई थी, जिसको लखनऊ रेफर किया गया था। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु 25/3/2022 को हो गई, जिस संदर्भ में अभियुक्तगण आरिफ व ताहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही वादी और प्रतिवादी दोनों ही पक्ष जो है एक ही समुदाय का है। चलिए, प्रमोद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लाइव कुशीनगर से। प्रमोद, क्या कुछ अपडेट है? क्या युवक का अंतिम संस्कार अभी तक हो सका है? 2 आरोपियों की हालांकि गिरफ्तारी हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, प्रशासन के आश्वासन के बाद मृतक है संस्कार किया जा चुका है। साथ ही आपको बता दें कि सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की निकल कर आई है। अगर पुलिस समय रहते इस पे कार्रवाई कर देती तो शायद हो सकता था कि आज बाबर हमारे बीच जिंदा रहता, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ गई। जी पूजा, क्या परिवार वालों को किसी तरह की सुरक्षा दी गई है या उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में पट्टीदार भी इन्वॉल्व थे। जी बिल्कुल, देखिए जब 10 तारीख को मतगणना का जो रिजल्ट आया, जिसमें भाजपा ने काफी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी जीत हासिल की, उसके बाद बाबर अली अपने गांव में घूम घूम कर मिठाइयां बांटता, उसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उसके बाद से 11 तारीख को इसको पट्टीदारों के द्वारा धमकी दी जाती है और ये लिखित तहरीर जाकर स्थानीय थाने को देता है। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन इस पे नजर नहीं रखती है और साथ ही जब इसको लगातार धमकियां दी जाती है, 8-9 दिन तक अपने घर से गायब रहते हैं। जब 20 तारीख को अपने घर पहुंचते हैं तो उसके बाद से पटीदारों के द्वारा अचानक इनके ऊपर हमला बोला जाता है और हमला इतना तीखा किया जाता है कि जिसमें से इनके छत पर से नीचे फेंकने की बात सामने आ रही है, जिसमें जिला अस्पताल भेजा जाता है। वहां से गंभीर अवस्था होने के चलते मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर कर दिया जाता है, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। जी पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए संवेदना व्यक्त की है और ऐसा कहा है कि जो भी इस पूरे कृत्य के पीछे दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गोवा में प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने प्रमोद सावंत को दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देते हुए कहा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के कुशल नेतृत्व में गोवा विकास के नए आयाम प्राप्त करेगा। सावंत को बधाई देने के साथ ही धामी ने गोवा सरकार के नवनियुक्त मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। धामी के शपथ ग्रहण समारोह में भी योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उनके शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने में पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री भी शरीक हुए थे।
तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक जारी है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। बैठक में कांग्रेस के 19 में से 14 विधायक मौजूद हैं। बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। प्रीतम सिंह, राजेंद्र भंडारी, हरीश धामी का नाम आगे चल रहा है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, कल जब मौजूदा चर्चा चल रही थी तो इसी दौरान हमने यही विषय उठाया, नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो आखिरकार किसके हिस्से में जाएगी। और आज 3 नामों का जिक्र हो रहा है, जिसमें प्रीतम सिंह, राजेंद्र भंडारी, हरीश धामी। किसके सिर सजेगा ताज? हालांकि भुवन कापड़ी का भी जिक्र हो रहा है। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक शुरू हुई है और बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कल से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आहूत हो गया है, तो उससे पहले नेता प्रतिपक्ष का चयन करना एक संवैधानिक जिम्मेदारी बन जाती है विपक्ष की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 19 विधायकों में से महज अभी तक जब बैठक शुरू हुई 14 विधायक इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि उसके बाद एक के बाद एक विधायकों को पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन किसका नाम यहाँ पर तय किया जाएगा ये अभी भी अंदर बैठक में चल रहा है। और साफ तौर पर जो 3 बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं जो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसमें प्रीतम सिंह निवर्तमान प्रदेश नेता प्रतिपक्ष हैं, राजेंद्र भंडारी, हरीश धामी, ये तीनों ही लोग अपनी दावेदारी जता चुके हैं। अब चयन प्रदेश प्रभारी को करना है, जिनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। क्या हाईकमान इसमें कोई फैसला लेगा या फिर जो मौजूदा विधायक अंदर बैठे हैं बैठक में वो इस पर अपना निर्णय लेते हैं, तो इसी का इंतजार अब हो रहा है। जी बिल्कुल अजीत, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, विधायकों की संख्या 19 मौजूद है, 14, तो क्या किसी की कोई नाराजगी है जो जिसके चलते वो लोग इस बैठक का हिस्सा नहीं बने? नाराजगी जैसी बात अभी तक पूरा निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि जो विधायकों के आने का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बैठक जब शुरू हुई थी उस वक्त यहाँ पर 14 विधायक थे, अब 3 विधायक और यहाँ पर पहुंचे हैं जो अभी बैठक के हिस्सा बने हैं। तो कुल मिलाकर विधायकों के आने का सिलसिला जरूर बना है, लेकिन नाम किसका तय होगा इसको लेकर भी गहमा गहमी है। भले ही 19 विधायक जीते हैं कांग्रेस के, लेकिन उसमें से नेता प्रतिपक्ष का चयन करना भी हाईकमान के लिए बड़ा चुनौतियों भरा होने वाला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अजीत काम्बोज जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया 19 में से 14 नहीं, अब ये संख्या 18 हो चली है, माफ कीजिएगा 17 हो चली है। 17 विधायक इस समय मौजूद हैं विधायक मंडल की बैठक में और नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। 29 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। लेकिन बिना नेता प्रतिपक्ष के आयोजित बैठक को लेकर निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के लिए प्रदेश अध्यक्ष सदस्य नामित करता है। कार्य मंत्रणा की जो बैठक है, अब नेता प्रतिपक्ष जब तक चयनित नहीं है तब तक कार्य मंत्रणा में जो है सदस्य नामित कौन करेगा। इसलिए कार्य मंत्रणा की उस बैठक में अध्यक्ष जी को फैसला लेना है। अब जो लेंगे तब देखेंगे कि आज 4:30 बजे कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक जो है हमारे प्रभारी जी ने आहूत की है, उसमें तय होगा कि कौन भविष्य में नेता प्रतिपक्ष। तो वही उत्तराखंड विधानसभा का पहला सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की मजबूत तैयारी की है। कांग्रेस में अभी भले ही नेता प्रतिपक्ष का चयन ना हो सका हो, लेकिन विपक्ष सदन में अपनी बातों को मजबूती से रखने की तैयारी में जुटा हुआ है। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष का चयन जल्द हो जाएगा, क्योंकि आज कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक चल रही है। यही नहीं, आलाकमान जिसको भी नेता प्रतिपक्ष तय करेंगे, हम सब उसके साथ जाएंगे। राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है वो अति महत्वपूर्ण है। उससे सरकार की दृष्टि, उनकी दशा, उनकी दिशा और विजन इस प्रदेश के लिए सरकार का क्या है वो साफ स्पष्ट होगा। उसके बाद जो कांग्रेस का विधानसभा दल है वो आपसी राय शुमारी करके एक प्लान बनाएगा। और जो कांग्रेस ने ज्वलंत मुद्दे, चाहे प्रदेश के घोषणा पत्र में हो चाहे हमारे स्थानीय घोषणा पत्र हैं, उन मुद्दों में से किन किन मुद्दों पर सरकार ने अपना विजन आगे रखा है, अगर अच्छी चीज होगी तो देखिए कांग्रेस ऐसी पार्टी सराहेगी, लेकिन अगर हमें लगेगा कहीं कमी है तो उसे उजागर करना एक सकारात्मक विपक्ष का कार्य वो हम करें। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद देश भर में महंगाई भी जोर पकड़ने लगी है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि के विरोध में उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने पैदल यात्रा निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस मुख्यालय से हाथ ठेली के ऊपर एक्टिवा गाड़ी और गैस सिलेंडर को रखकर विरोध किया गया है, जिसमें महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी करी। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना था
कि सरकार केवल विधानसभा चुनाव समाप्त होने का इंतजार कर रही थी, जिसके बाद से ही दामों में इजाफा कर दिया गया। देखिए, जब से इलेक्शन खत्म हुआ है उसके बाद तुरंत से जो केंद्र सरकार उसने पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया, 5वीं छठी बार पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा, रसोई गैस में आपने 50% बढ़ा दिया, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, हर चीज में महंगाई बढ़ गई है। किताब कॉफी आज आपने देखा होगा कि उसके दाम बढ़े। हम लोग सरकार को चेताना चाहते हैं कि बंद कीजिए जनता के ऊपर ये लूट, क्योंकि अगर आप जनता के घरों पे, महिलाओं के रसोइयों पे अटैक करेंगे तो उसका आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना। 29 मार्च से शुरू हो रही उत्तराखंड के 5वें विधानसभा के पहले सत्र के कार्य संचालन और विधायी कार्यों को लेकर आज नवनिर्वाचित उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों की तरफ से सत्र के दौरान चलने वाली संसदीय कार्यवाही पर चर्चा की गई है। विधानसभा भवन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम समिति की बैठक के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक खजान दास, बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक मंडल दल के नेता हाजी शहजाद मौजूद रहे हैं। तो वहीं बैठक के दौरान 29 मार्च को चलने वाले सदन की कार्यसूची पर चर्चा हुई है। बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि आप राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद जो 22-23 का लेखोनुदान है उसकी वो पेश पटल पर रखा जाएगा। तो ये दो चीजें कल के लिए हुई हैं। उसके बाद हम दोबारा से कल बैठेंगे और परसों के बिजनेस के बारे में कल। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी होगा, जारी रहने वाला है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।